के इस डिस्कशन क्लास में आप लोगों को एक बार फिर से लाते हैं। और शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लासेस या टेस्ट 5 हो चुके हैं और अभी डिस्कशन सिर्फ दूसरे टेस्ट का हो रहा है। बिहार स्पेशल का सेकंड टेस्ट का डिस्कशन है। यहाँ गलती से 1 लिखा हुआ है, इसको 2 बना देते हैं, ये 2 है। अनुराग एकेडमी में आप लोगों को रोज एक ऐसा टेस्ट बिहार स्पेशल का भी फिलहाल टेस्ट दिया जा रहा है। फिर उसके बाद आपका बीपीएससी से रिलेटेड या बीएसएससी से रिलेटेड भी टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट आप लोगों को दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ टेस्ट सीरीज का एक लंबा सीरीज चलता है। उसके साथ ही साथ इस बार से, इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन बीच में 2-3 साल से कोविड के बाद से यह चीज बंद था, रुका हुआ था। एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा बीपीएससी और जितने भी पीसीएस होते हैं उन सब के लिए, और साथ ही साथ बिहार दरोगा और आपके बीएसएससी का जो एग्जाम भी फिलहाल होने वाला है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिपाही भर्ती का आने वाला है, मद्य निषेध का आने वाला है। इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस का भी व्यवस्था किया जा रहा है बहुत जल्दी। तो फिलहाल आप लोग ये देखिए कि जो टेस्ट हमने लिया था उसके जो जवाब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसका जो डिस्कशन है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। डिस्कशन अगर पसंद आता है तो यूट्यूब चैनल पे जो आपका ये डाला जाता है तो आप लोग उसको थोड़ा लाइक कीजिए, उसके बारे में कुछ कमेंट कीजिए। अगर कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में बताइए ग्रुप के माध्यम से, ताकि हम लोग उसको ज़्यादा सुधार कर सकें। ऐसा है कि अपनी जानकारी जितनी होती है आदमी उतना ही बता पाता है, और एक आदमी के पास सारी जानकारी होना पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग अगर देखते हैं, अगर आप लोग व्यूज़ बढ़ाते हैं, आप शेयर भी कीजिए अगर अच्छा आपको लगता है तो, ये आपका मददगार होता है। तो अगर आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो हम लोग का मोटिवेशन हो जाता है कि चलो भाई ये लोग देख रहे हैं तो हम लोग मदद कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों से कोई भी अलग अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। क्लासेस भी जो होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगे या ऑफलाइन क्लासेस होंगे, वो बिल्कुल ही फ्री होंगे। उसके लिए कोई भी आपको 1 रुपया भी नहीं देना है कहीं पे भी। और इस तरह से सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम को लोगों ने बिजनेस बना रखा है, उस एजुकेशन सिस्टम से के बिजनेस से बाहर निकलने के लिए ये कोशिश की जा रही है। शिक्षा जो है उस पर सबका अधिकार है, तो ये पैसे से नहीं होना चाहिए। उनके पास पैसा है सिर्फ वही पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो बैठ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि उन्होंने कोचिंग की थी। हमारा ये सोच है कि हम ऐसा कुछ व्यवस्था करें जहाँ पे कि हर व्यक्ति जिसके पास पैसा ना भी हो, वो भी एग्जाम में तो कम से कम बैठ ही जाए, प्रीलिम्स तो कम से कम निकाल ही ले। मेंस के लिए तो फिर कहीं ना कहीं से सरकार और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो उन्हें मदद करती हैं। कुल मिलाकर के हम यहाँ देखते हैं कि हमारी और एक वीडियो हम बनाएंगे अपना, जिसपे कि हम आपको पूरा एजुकेशन सिस्टम में जो बिजनेस चल रहा है उस पर आपको सारा आप लोगों को बताएंगे, उसके बारे में किस तरह से बिजनेस चल रहा है। तो फिलहाल हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह बिहार का क्षेत्र का विद्रोह है, और इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। संथालियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। इसमें एक ऑप्शन है 1831-32, इस वक्त कोल विद्रोह हुआ था। ये भी एक जनजातीय विद्रोह था, कोल विद्रोह हुआ था। ये 1831 से 33 तक चला था, इसको याद रखिएगा। कोल विद्रोह हुआ था जो 1831 से 33 तक चला था, और संथाल विद्रोह 1855 से 56। सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी बिहार से संबंधित जो एग्जाम होते हैं, बिहार राज्य के जो एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। अब बिहार से कौन नेता थे? बहुत आसान प्रश्न है। बिहार से नेता कौन थे? आपके बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर के रहने वाले थे, और इन्होंने ही बिहार से क्रांति का नेतृत्व किया था। अब देखिए, इसमें 3 ऑप्शन और हैं, उनके बारे में जानिए। मौलवी अहमदुल्लाह, ये फैजाबाद जो अभी अयोध्या का क्षेत्र कहलाता है, फैजाबाद से ये सक्रिय थे 1857 के संग्राम में। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग, और ये कानपुर के क्षेत्र में सक्रिय थे। नाना साहब के बारे में इनका नाम भी जानते हैं आप लोग, धुंधु पंत था, और ये कहाँ से थे? ये भी कानपुर के क्षेत्र में ही सक्रिय थे। तो ये सारे लोग जो थे वो कानपुर के क्षेत्र में थे, तात्या टोपे और नाना साहब, और मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद में थे। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के क्षेत्र में, बिहार के नेता कहलाते थे, वो कुंवर सिंह थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब चलते हैं। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के 4 अगर ऑप्शन देखेंगे तो इन 4 ऑप्शन में जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, ये आप लोगों को पता ही है।
फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस, और जेपी नारायण के थे सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जेपी नारायण के साथ साथ एक फूलन प्रसाद वर्मा भी थे। तो कभी कभी प्रश्न में जेपी नारायण नहीं रहता है ऑप्शन में, वहाँ फूलन प्रसाद वर्मा दिया हुआ रहता है, तो आप लोग फूलन प्रसाद वर्मा को ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, जेपी नारायण अगर ऑप्शन में है तो जेपी नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा में है अगर ऑप्शन में तो फूलन प्रसाद वर्मा, और अगर दोनों है तो हम लोग का ऑप्शन ई चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम यहाँ देखते हैं कि इसका सही जवाब होता है जेपी नारायण या फूलन प्रसाद वर्मा ऑप्शन में होगा। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपको भी बताएंगे। जैसे पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। ठीक है, कौन था? उदयन था। अब उदयन कौन था, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। उदयन अजातशत्रु का बेटा था। पितृहंता पूरा ये वंशी था, अजातशत्रु का बेटा था। ये हर्यक वंश का था, हर्यक वंश का था। ठीक है ना, इसने अजातशत्रु की हत्या की, अजातशत्रु को मार डाला और मार करके खुद राजा बन गया। ठीक है, तो ये था पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन। कुछ लोग अशोक भी मार देते हैं, लेकिन अशोक पाटलिपुत्र का संस्थापक नहीं था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये मौर्य वंशीय था, राजा मौर्य वंशीय, ये मौर्य वंश का था। महापद्म नंद वंश का था। बिंबिसार हर्यक वंश का था। पूछता है बिंबिसार किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। अशोक, अब अशोक के बारे में जानिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अशोक, क्योंकि महान राजाओं में एक इसका भी है। ठीक है ना, 272 ईस्वी पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक इसका 272 ईस्वी पूर्व में हुआ, और 261 की अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। पूछता है कलिंग पर आक्रमण किस वर्ष में किया था, अपने राज्याभिषेक किस वर्ष में किया था, तो कलिंग पर आक्रमण किया था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, कलिंग पर आक्रमण। और उसके बाद इसने हथियार त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। निम्नलिखित में स्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? अब देखिए, स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी भी कहते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ, उस वक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस वक्त। तो 22 मार्च 1793 ईस्वी को यह समझौता होता है। किसमें किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया पेन में? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक समझौता होता है, जिसके अंतर्गत की बंगाल के जमींदारों को टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है कि अब आप टैक्स वसूलिए, हमको इतना दे दीजिए, आपको हमको से मतलब नहीं है। ठीक है ना, हम अपने एक बार हमको इतना दे दीजिए, बाकी आप टैक्स कैसे वसूल लेंगे, क्या करेंगे आप देखिए। उस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जमींदारी के रूप में जब उन्हें मालिकाना हक मिला, तो वो अब जैसे पैसे लोगों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिए थे। जमींदारों के लिए, जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया तो ठीक ही है, लेकिन जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया। जमींदार का बेटा अपने से जमींदार हो जाता था। ठीक है ना, और यही इसका सही जवाब होगा कि स्थायी बंदोबस्त का यही प्रचलन था बिहार में कि जमींदारी के लिए जमीन का वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, बिहार राज्य में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, कई राज्यों में एक सदन की व्यवस्था है। केंद्र में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? लोकसभा में बिहार से 40 सदस्य चुने जाते हैं, यानी लोकसभा कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में बिहार से 16 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, बिहार में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 16 सदस्य चुने जाते हैं। और बिहार से लोकसभा में
अनुसूचित जाति की 6 सीटें हैं रिजर्व अनुसूचित जाति के लिए। ये सब प्रश्न बनता है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, बिहार से कितने चुने जाते हैं। तो यहाँ बिहार के कितने चुने जाते हैं, 40 सदस्य चुने जाते हैं बिहार से, और बिहार से 16 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये भी हम लोग देख लिए हैं कि 16 तो कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यसभा के लिए बिहार से। अभी अगर बिहार विधानसभा की बात करें हम लोग, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान लेते हैं। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं, टोटल 243। ठीक है, 243 में शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें रिजर्व हैं, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं, और यहाँ विधान परिषद है तो इसके विधान पार्षद चुने जाते हैं। टोटल कितने, 75 सीटें हैं विधान परिषद में। ठीक है, तो समझ में आया। केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में बिहार से 40 लोग, राज्यसभा में बिहार से 16 लोग। इन 40 लोगों में 6 चुने जाएंगे शेड्यूल्ड कास्ट से। बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243, एससी की 38 सीटें, एसटी की 2 सीटें, विधान परिषद सब मिला के 75 सीटें। प्रश्न यहीं से बनेगा, इसके अलावा प्रश्न ज़्यादा पूछने के चांसेस बिहार के से तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो इससे रिलेटेड प्रश्न के उत्तर हो सकते थे वो हम आपको बता दिए हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? अद्वितीय मतलब कि जो ज्यादातर बिहार में ही मनाया जाता है, बिहार से ही उत्पन्न हो या बिहार के त्यौहार के रूप में ही उसको समझा जाता है। दीपावली देखिए पूरे भारत में मनाया जाता है, यहाँ तो अमेरिका में मनाया जा रहा है, विदेशों में मनाया जा रहा है। विशु जो है वो केरल में मनाया जाता है, विशु केरल में मनाया जाता है, ज्यादातर केरल में प्रसिद्ध है ये। ठीक है, विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी कहा जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। लोकमान्य तिलक ने इसे फिर से चालू कराया था। और छठ पूजा, यही छठ पूजा जो अभी अभी विदेशों में मनाया जाता है, लेकिन ये बिहार का पर्व माना जाता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, छठ पूजा। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, ये तो सबको पता है, चंपारण में, इसमें बहुत कुछ नहीं है। किसान आंदोलन हुआ था चंपारण में, प्रथम सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब कुछ चंपारण से होगा, बिहार से होगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? अब देखिए पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, बताइए। पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था किनका, गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का भी पटना साहिब में इनका जो भी प्रकाश पर्व मनाया गया था बिहार में, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। नानक का जन्म ननकाबाद पाकिस्तान में, ये पहला थे, पहला गुरु, फर्स्ट। तेग बहादुर 9th और हरगोविंद 8th। हरगोविंद कौन थे, 8वें गुरु थे। ठीक है, गुरुओं का श्रृंखला याद है, गुरुओं का श्रृंखला याद है, याद कर लीजिए। सबसे पहले नानक, ठीक है, नानक के बाद अंगद, अंगद के बाद अमरदास, अमरदास के बाद रामदास, रामदास के बाद अर्जुन देव, अर्जुन देव के बाद हरकिशन, हरकिशन के बाद हर राय, हर राय के बाद हर गोविंद, तेग बहादुर, और तब गोविंद सिंह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गया में 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए गया में कौन सा हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, याद है आप लोगों को? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में? अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन का तो ये था 1912 में, 27वां अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन 1912। कहाँ? बांकीपुर, बांकीपुर। कौन थे अध्यक्ष? RN मुधोलकर, मुधोलकर, याद रखिएगा। पहला मुंह धोए और पहुंच गए, तो पहला के अध्यक्ष मुधोलकर, मुंह धोए और पहुंच गए। 37वां 1922 में हुआ, ठीक 10 साल के बाद, याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ था? गया में। तो यहाँ पे कौन थे? CR दास, CR दास यानी चितरंजन दास। गया में कौन थे? चितरंजन थे, गया में चितरंजन दास थे। ठीक है ना। निरंजना नदी है ना गया में, निरंजना नदी, फल्गु जिसको निरंजना नदी कहा जाता, तो रंजन निरंजना यानी दूसरा में थे। मुंह कहाँ धोए थे? देखिए अब इसको याद करने का तरीका। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में,
कौन थे? मुधोलकर। मुंह धोए सबसे पहले पहुंच गए। मुंह कहाँ धोए? निरंजना नदी में, यानी गया में। तो गया में दूसरा अधिवेशन हुआ, 37वां गया में चित्तरंजन दास। और फिर हुआ 53वां अधिवेशन। 53वां अधिवेशन हुआ 1940 ईस्वी में। यह हुआ रामगढ़ में, अभी जो झारखंड का क्षेत्र है। और इसमें थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ देखिए 27वां, 37वां और 53वां। तो कौन हुआ? गया में कौन हुए? CR दास हुए, चित्तरंजन दास हुए। तो सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। इन सब चीज़ों को याद कर जाइए। डिस्कशन में इतना ज़्यादा चीज़ बताते हैं तो इसका फायदा उठाइए आप लोग। नहीं याद कीजिएगा, नहीं समझिएगा तो अगला सेट में दिक्कत होगा। यही सब क्वेश्चन तो अगले सेट में पूछा जाता है, कुछ कुछ इससे रिलेटेड भी। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? पहले टेस्ट में इसका पूरा किया गया है। लोकनायक के नाम से पहचाने जाते थे। लोकमान्य के नाम से कौन पहचाने जाते थे? बताइए। तिलक साहब पहचाने जाते थे। लोकहितवादी किनको कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। ये सब देखिए, ये सब सीखना जरूरी है, ठीक है। तो लोकनायक किसको कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण। 11वां प्रश्न का उत्तर होगा बी। 12वां, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जितना भी ऑप्शन उसको ध्यान से देखिएगा। डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इस चीज को। डालमिया नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और बाकी सब देखिए। रेशम, भागलपुर रेशम के लिए याद कीजिए। जब हम पहले वाले टेस्ट का डिस्कशन ले रहे थे, वहां रेशम के लिए पूछा था, रेशम के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वहां भी हम सारा कुछ बताए थे। भागलपुर सिल्क रेशम के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए है, और कौन कौन सा? औरंगाबाद, ये भी सीमेंट का उद्योग है। और बंजारी, ये भी प्रसिद्ध है। चमड़ा के लिए कौन प्रसिद्ध है? पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी, ये सब में है चमड़ा शोधक कारखाना। जूट के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है कटिहार और समस्तीपुर, वहां जूट का ज्यादा उत्पादन होता है। समझ में आ रहा है? सारा चीज लिखा हुआ भी यहाँ पे और समझने लायक भी है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक हम अगर देखें, वन स्थिति रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसके मुताबिक हमारे यहाँ टोटल 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। तो टोटल जगह का 7.84% है। ये मीटर में पूछ रहा है सवाल, तो इन सब का कोई मूल्य नहीं है। 2812 वर्ग मीटर मतलब 2 किलोमीटर का वन क्षेत्र हो गया, ठीक है ना? 2 किलोमीटर का वन क्षेत्र हो गया, तो इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? ये गलत है, ये ई जवाब जाएगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? देखिए, सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है, ध्यान दीजिएगा। कटिहार सबसे इधर है ना? बंगाल से सटता है पूरा का पूरा, ठीक है। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अब देखिए, कौन सी झील बिहार में स्थित है, तो सब झील के बारे में हमको अगर पता हो तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सी झील कहाँ पे स्थित है। जैसे अनुपम झील, अनुपम झील है कैमूर में, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में है। सांभर झील आप लोग जानते हैं राजस्थान में, नमक के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है, नमक के लिए प्रसिद्ध है। सुखना झील चंडीगढ़ में है, सुखना कहाँ है? चंडीगढ़ में। और कामा झील है जो कटिहार के मनिहारी में, कटिहार के मनिहारी में। तो अब समझ लीजिए, 2 गो झील पड़ गया बिहार का, 1 2। अब अगर टेस्ट के ऑप्शन से जाएंगे तो एक ऑप्शन दे दिया गया है वहां पे, लेकिन सही जवाब इसका ई जाएगा, ठीक है ना? अगर 4 ऑप्शन में है तो फिर तो मान लीजिए अनुपम झील दे दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 5 ऑप्शन है तो ई इसका ऑप्शन जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, ये सब हम लिख दिए हैं कि कौन सा कहाँ पे कौन सा झील है। सो
इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्लैंक में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया है। ठीक है ना। बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा कब बंगाल किराएदारी अधिनियम लाया गया था? तो इसको लाया गया था 1885 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ठीक है ना। ये किसान के अधिकारों को लागू करने के लिए लगाया गया था। किसान के अधिकार जैसे क्या वो 1793 में पीछे बताए थे ना, 1793 में स्थायी बंदोबस्त किया था कार्नवालिस। अब स्थायी बंदोबस्त कर तो दिया, लेकिन इसमें होने क्या लगा कि बहुत सारे जबरदस्त तरीके से उन लोगों को परेशान कर दिया गया। ठीक है ना। इतना परेशान किया गया किसानों को कि किसान लोग परेशान होकर के आंदोलन करने लगे। 1873 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ, पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह हुआ एक 1873 ईस्वी में। उसके बाद लगातार विद्रोह होते रहा उस क्षेत्र में, जो किसानों के द्वारा किया जा रहा था। लगातार जमींदारों के दबाव के कारण जमींदार जो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनके साथ बेसलूकी कर रहे थे, यानी कि उनको बहुत तकलीफ दे रहे थे खेती करने के मामले में, या खेती होता था नहीं और जाकर के टैक्स के रूप में उनसे उनका उपज पूरा का पूरा ले आते थे। नहीं देने पर उन पर केस कर दिया जाता था, उनको जेल भेज, उनके परिवार के लोगों को उठा लिया जाता था, उनकी पत्नियों को, उनकी बेटियों को भी ले जाकर के उनके साथ गलत तरह का व्यवहार किया जाता था। ये सारी चीज़ों से परेशान होकर किसानों ने लास्ट में विद्रोह किया था, और कई सारे उस वक्त विद्रोह हुए थे। तो कुछ विद्रोहों के नाम अगर हम आपको बता दें यहाँ पे, ठीक ही रहेगा। 19वीं सदी का कुछ विद्रोह देख लीजिए जो उस वक्त हुआ था। कोल विद्रोह एक हुआ था, ये 1832 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। नील विद्रोह हुआ था एक ठो, वो अलग है आपका चंपारण, और ये नील विद्रोह अलग है। 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ था, 1841 से लेकर 1920 तक चला था मोपला, बहुत लंबा चला था मालाबार के क्षेत्र में। ये मालाबार में हुआ था मोपला। रंगपुर एक विद्रोह हुआ था, रंगपुर विद्रोह, रंगपुर ढींग कहलाता है वो, 1783 में बंगाल में। और एक हुआ था 1875 में दक्कन विद्रोह, 1875 में हुआ था दक्कन विद्रोह, महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास में, महाराष्ट्र के आसपास में हुआ था। इस क्षेत्र में दक्कन और महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। तो ये सारे विद्रोह, कोल विद्रोह, नील विद्रोह, मोपला, रंगपुर, ये सब पूछते रहता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग को याद कर लेना चाहिए और ध्यान से इसको अति करना चाहिए, याद रखना चाहिए। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी, उस वक्त लोगों को अंधविश्वास हो गया था कि गांधी जो भगवान के अवतार हैं और वे धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए हम लोग हमेशा असहयोग आंदोलन को हमेशा विजय ही प्राप्त करेंगे, हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बाद में इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और बहुत इनकी आलोचना भी हुई थी इस बात के लिए। देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। राष्ट्रपिता इनको कहा था कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये पूछेगा प्रश्न कि इनमें से किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा इनको कहे थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, और स्वामी श्रद्धानंद भी इनको कहे थे, स्वामी श्रद्धानंद भी नहीं, इनको महात्मा कहा था। दो लोग महात्मा कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं प्रश्न में, तो हम लोग गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के भाई को ही सही मानते हैं। ठीक है। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? का या के किसान नेता था या थे? स्वामी साहब विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसका टेस्ट में सही जवाब दिया हुआ है 1 एवं 2, ये सही नहीं है। विद्यानंद किसान आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान से जुड़े थे, तो ये यहाँ नहीं, गुजरात के क्षेत्र में जुड़े थे। तो बिहार में एकमात्र किसान के नेता जो 3 ऑप्शन है, इसमें से एक है स्वामी सहजानंद, तो इसका सही जवाब होगा केवल 2, यही सही जवाब होगा। तो टेस्ट में इसका आंसर गलत है, तो इसको ये जिन लोगों ने इसे लगाया था वो लोग सुधार लेंगे वहां पे कि सिर्फ स्वामी सहजानंद का नाम आता है बिहार के किसान नेता के रूप में, विद्यानंद जी का नहीं आता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, केवल 2। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के आंदोलन, असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे?
देखिए, राहुल संकृत्यायन बहुत बड़े महापंडित थे, हिंदी के बहुत साहित्यकार, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इनका मूल नाम जो था वो केदारनाथ पांडे था, केदारनाथ पांडे था, ठीक है ना। ये छपरा के क्षेत्र में उस वक्त सक्रिय थे, ठीक है। 1920 का सहयोग आंदोलन में छपरा के क्षेत्र में सक्रिय थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब चारों कथन को पढ़िए। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं ने, उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। विरोध तो खैर कन्फर्म नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पैसे से नहीं मदद की, उन्होंने सिर्फ आदमियों से मदद नहीं की, उन्होंने पैसे, आदमियों और जितना हो सकता था हेल्प, हर तरीके से हेल्प किया था अंग्रेजों को 1857 में, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, कि उन्होंने पैसे और आदमी दोनों तरीके से मदद की। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ये पीर मोहम्मद मुनीस साहब थे, जिन्होंने अपने लेख में प्रदर्शित किया था कि किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा वहां पे जो चंपारण के लोग हैं उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें जबरदस्ती नील की खेती करने पर विवश किया जा रहा है और किस तरह से उनको तकलीफ में उनकी जिंदगी गुजर रही है, इन सारी चीजों पर प्रकाश डालने का काम कर रहे थे पीर मोहम्मद मुनीस। अब याद रखिएगा चंपारण विद्रोह के मामले में एक चीज हम पहले भी इसी डिस्कशन में पहले ही बता दिए हैं, चंपारण आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सब चीज जुड़ा हुआ है। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारत में किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला, वो किए थे भारत में। अगर भारत की बात करें तो वो चंपारण ही था। प्रथम सत्याग्रह भारत में चंपारण में ही किए थे। यानी कि अपना अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में जो अपना प्रारंभ किया राजनीतिक जीवन, यानी दूसरों का मदद करने वाला या स्वतंत्रता से संबंधित चीजों के बारे में बात करने वाला, वो चंपारण से ही शुरू किया था उन्होंने। लखनऊ अधिवेशन के बाद वो यहाँ आए थे 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले मतलब, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इसका सही जवाब है श्री दीप नारायण सिंह। पहला अधिवेशन कब हुआ था भाई? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का, हम बिहार प्रांतीय कांग्रेस का बात कर रहे हैं। पहला अधिवेशन हुआ था 1908 में। कौन थे इसके करने वाले? सैयद अली इमाम। और कहां करवाए थे? पटना में किए थे। दूसरा कौन थे भाई? अभी बात कर रहे हैं हम लोग दूसरा का ही, ये 1909 में हुआ था। श्री दीप नारायण सिंह इसको किए थे। और ये कहां हुआ था? भागलपुर में हुआ था। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कहां हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां, किस स्थान पर होता? अब देखिए यहां पे पटना और बांकीपुर दोनों दिया है 27वां अधिवेशन, तो हम लोग बांकीपुर में सही मानेंगे। एग्जैक्ट और 4 ही ऑप्शन है, तो एग्जैक्ट सही जवाब है इसमें बांकीपुर। पटना, अगर बांकीपुर नहीं दिया हो रहेगा तो पटना हो जाएगा, क्योंकि पटना में ही बांकीपुर पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट बांकीपुर में हुआ था, इसलिए इसको बांकीपुर कहा जाता है, ठीक है। 27वां अधिवेशन हम सब सारे अधिवेशन बता दें। 27वां, उसके बाद फिर जो हमारा अगला बार हम लोग का जो हुआ था 10 साल के बाद जो बताए थे वो, उसके बाद फिर 53वां हुआ था। सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, अब आप लोग इसको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बताया हुआ लगेगा कि तो अरे कोई क्या है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ 27वां 53वां क्या है, नहीं है, कैसे है। तो आपकी समस्या है, आप देख लीजिए। आप लोगों को अगर बहुत लगता है कि पैसे वालों के पास पढ़ने से ही ज़्यादा हमें समझ आएगा तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 27वां अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? मुधोलकर, बताए थे अभी हम आप लोगों को, मुधोलकर थे। 37वां के कौन थे? फिर से एक बार बता दे रहे हैं, CR दास थे। 53वां के कौन थे? ये आप लोग बताइए, जो सबसे लंबे समय तक रहे थे वही थे। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग में 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 ईस्वी में, 16वां, ठीक है ना।
और स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में और अधिवेशन हुआ था पटना में, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। अब बाकी लोगों के बारे में पढ़िए किताब निकाल करके। और कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो ये 25 क्वेश्चन का डिस्कशन एक बेहतर तरीके से किया गया है। अगर इसमें आप लोगों को कुछ और जानने का मन करे या कुछ ऐसा लगे कहीं पे कि जो हम लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ और इसमें बताया जा सकता था, तो आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए और बताइए कि किस तरह का डिस्कशन हो रहा है। अगर डिस्कशन बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक भी कीजिए, डिस्कशन को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा लोगों को उसको बता सकते हैं बताइए। आज बीपीएससी का एग्ज़ाम है, आज 12 फरवरी है। 12 फरवरी बीपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और आप देखेंगे एग्ज़ाम के बाद कि हमारे टेस्ट सीरीज से, चूंकि 5 ही टेस्ट अभी हुए इस एग्ज़ाम के पहले, तो ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं, कुछ तो आएगा ही, एक आध गो। ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जाने हैं और उन एग्ज़ाम को हम लोगों को अच्छे तरीके से देना है। तो कुल मिलाकर के आज का टेस्ट का ये जो डिस्कशन यहाँ समाप्त होता है। ठीक तुरंत बाद, कुछ देर के बाद आपको तीसरा टेस्ट का भी दिया जाएगा डिस्कशन। 5 टेस्ट के डिस्कशन बहुत जल्दी खत्म कर लिए जाएंगे। उसके बाद छठा टेस्ट कल से, आज से शुरू हो ही जाएगा। तब तक के लिए मन से पढ़िए, जम के पढ़िए। अनुराग एकेडमी में जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए। अपना ख्याल रखिए।